Hello everybody, this is Radhika and welcome to BLED.in. This is our lecture 5. इसके पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं जहां हम चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। हमने इसके पहले देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हमने लास्ट लेक्चर में हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे कि हमारा टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को थ्रू आउट। ठीक है, तो जानेंगे क्या होता है एनवायरनमेंट और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। तो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? अगर हम सिंपली समझें कि एनवायरनमेंट क्या है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें सराउंड करती हैं उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जो भी हमारे आसपास होता है या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे हम बाहरी तौर पर इन्फ्लुएंस होते हैं, उन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वी मीन ऑल दोज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, लाइक जैसे कि हमारा परिवार, हमारी फैमिली, ठीक है, हमारे नेबर्स, हमारे कंपेनियंस, स्कूल टीचर, पॉलिटिकल, रिलीजन, एजेंसीज एंड सोसाइटी इन जनरल। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं और हमें कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट पर ये इफ़ेक्ट डालती हैं। इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये हमारा एनवायरनमेंट हुआ। तो ये ऐसे लोग हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमें सराउंड करते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हमारे डेवलपमेंट में मदद करते हैं। नो इंडिविजुअल इज़ द सेम एट मैच्योरिटी एज ही वॉज बॉर्न। तो कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं था जैसा कि वो पैदा हुआ है, और फिर जब वो प्यूबर्टी के टाइम पर पहुंचा है या फिर उसके बाद के टाइम पर पहुंचा है, तो वो एक जैसा नहीं है। जैसा वो बर्थ के टाइम पर था वैसा वो अभी एट द एज ऑफ 20 नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने इफ़ेक्ट किया होगा जिसके थ्रू आउट उसको स्टेजेस में उसके चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से उसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हम जैसे होते हैं वैसे हम एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस या फिर किसी भी स्टेज पर नहीं होते। तो कुछ ना कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारा चेंज ऑफ बिहेवियर हो। ये सब हमें इन्फ्लुएंस करती हैं थ्रू एनवायरनमेंट। ऐसी सारी चीज़ें जो कि हमें पेरेंट्स के थ्रू मिली हैं, जो कि जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से मिलते हैं, उस सब को छोड़ के जो भी चीज़ बची वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी चीज़ हमने पेरेंट्स से ली, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब वो हमारे अंदर आ चुके हैं, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें, तो वो जो भी हमें अफेक्ट करेंगे वो हमें एनवायरनमेंट कहलाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज़ इन द ऑर्डिनरी सेंस। अगर हम एनवायरनमेंट को देखें तो क्या है, दैट इज फाउंड अराउंड द इंडिविजुअल। जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहें। ठीक है, डॉग्स एंड होलैंड ने उनकी बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी में लिखा था कि एनवायरनमेंट क्या है, एक एग्रीगेट है ऑफ ऑल द एक्सट्रिंसिक, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों का, एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे जीवन जीने के तरीके को, क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे नेचर को इन्फ्लुएंस करती है, बिहेवियर को, हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड मैच्योरेशन ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब ये है कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के जब पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, सारी एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक चीज़ों का मिलके पूरा एक जो एग्रीगेट बनता है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हमें सराउंड करती हैं वो अफेक्ट करती हैं हर चीज़ को, जैसे कि बिहेवियर ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा बिहेवियर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो हम इमोशनली डेवलप कर रहे हो, चाहे वो सोशल हो, लैंग्वेज हो। तो इन सब को बहुत हद तक एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको एग्जाम्स में इंक्लूड करनी ही है, तो इसलिए प्लीज़ आप डेफिनेशंस को देखें और इनको एज इट इज़ लर्न करके जाएं। यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस। इसका लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है अकॉर्डिंग टू जो भी ऑथर हैं आपके, कॉमा, एंड यहाँ पर आपके इन्वर्टेड ब्रैकेट्स स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास। तो J.S. रॉस ने क्या कहा है कि एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स जो अब हमको इन्फ्लुएंस करता है, हमको प्रभावित करता है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। एनी अनस्तसी ने
कहा है कि एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग, वो हर चीज़ एनवायरनमेंट है, या उस हर चीज़ को हम एनवायरनमेंट कहेंगे जो कि जीन्स को हमारे छोड़कर होगी, क्योंकि जो जीन्स हैं वो तो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, उसका सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी ट्रेड्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट के थ्रू भी अब इन्फ्लुएंस होंगे, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें हम अपने जीन्स को काउंट नहीं करते। R.S. वुडवर्थ और D.G. मार्क्वेस ने कहा, एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिंस लाइफ। जैसे ही आफ्टर बर्थ, जैसे ही हमारा बर्थ होता है उसके बाद ही जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगता है। तभी से हमारे ऊपर एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करने लगते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। डिपेंड करता है कि आफ्टर बर्थ कैसा हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके हिसाब से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो एनवायरनमेंट भी इक्वल इम्पोर्टेंस या इक्वल रोल प्ले करता है इन आवर डेवलपमेंट। सो अब हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट का हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट पे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, छोटे से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारी बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। वो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे कि हम जल्दी चीज़ों को सीखें या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपना बिहेवियर बेटर करें, जिससे कि हमें आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे हमारे स्टेजेस में जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो। अगर शुरुआती स्टेज में हमको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो पूरी लाइफ हमारे इन्फ्लुएंस करता है और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे आपने देखा है कि जब बच्चा किंडरगार्टन में जाता है तो उसको थोड़ा बहुत जो भी है बिहेवियर पैटर्न्स हैज़ ऑलरेडी टेकन अ शेप, तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि हाँ कि वो स्कूल जा रहा है, वहाँ पर उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे उस स्कूल के सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में उसको रोल प्ले करना है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग उसे कैसे हुई? थ्रू पेरेंट्स, जो उन्होंने उसको एनवायरनमेंट दिया, इतना सिखाया कि अब वो आगे जाके जो भी उसके पीयर ग्रुप हैं उनसे, टीचर्स से वो इंटरेक्ट कर पाए। अब जब वो स्कूल जाता है तो वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आता है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा एनवायरनमेंट ही है जो हमें मिल रहा है। तो ही बिगिंस टू लर्न बिहेवियर टू बी शोन टू द अदर्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है अपने बड़ों के, एल्डर्स की कॉपी करते हैं और वही चीज़ सीखते हैं जो एल्डर्स उनको सिखाते हैं। क्योंकि बच्चे खुद से कुछ नहीं सीख पाते, लेकिन जो भी हम उनको सिखाते हैं, जो कि हमारे एल्डर्स उनको सिखाते हैं, जो कि पेरेंट्स सिखाते हैं, जो उनके एनवायरनमेंट में, उनके घर के एनवायरनमेंट में, उनके जो स्कूल के एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, वही बच्चे सीख कर अडॉप्ट कर लेते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बेटर वे में हो। ठीक है। इन दिस वे ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द पीपल इन द एनवायरनमेंट। इस वजह से वो उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके एनवायरनमेंट का। इस वजह से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एनसी कैंडलेस कहते हैं कि अगर एक बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होती है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या फिर उसकी मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, उसके इंटेलेक्चुअल पूरे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो अगर उसको पुअर एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। इस वजह से प्रॉपर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़रूरी है, और उसका एजुकेशनल ग्रोथ भी हैम्पर होगा अगर उसको प्रॉपर एजुकेशनल गाइडलाइंस नहीं मिल रही हैं छोटे से ही, तो वो एजुकेशन में लैक करेगा और उसको चीज़ों को सीखने में उसको प्रॉब्लम भी होगी। तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो हर जगह से वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो उसकी एजुकेशनल ग्रोथ को लेकर हो या हेल्थ को लेकर हो। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि कैसे एनवायरनमेंट को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। तो देखते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं या ये एनवायरनमेंट किस तरह से डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। द प्रीनेटल एनवायरनमेंट। प्रीनेटल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जब बच्चा मदर की वूम में होता है या गर्भ में होता है, तब उस समय
जो वूम को इन्वायरमेंट चाहिए या जो मदर को इन्वायरमेंट चाहिए, मदर कैसा अपने आसपास इन्वायरमेंट बना रही है, तो उस वो भी इफ़ेक्ट डालता है पूरा उस समय जब जो बच्चा होता है मदर की वूम में होता है, तो उसके बाहर का एनवायरनमेंट उसको कैसा मिल रहा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कि केमिकल बैलेंस ऑफ द मदर्स बॉडी, या फिर वो किस हिसाब से अगर उसकी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या वो इस तरह का कोई इनटेक कर रही है जो कि उस समय के लिए सही नहीं है, तो वो भी पूरा अफेक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जैसे कि अगर मदर का यूज़ ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल का वो कंजप्शन कर रही है, तो वो पूरी इफ़ेक्ट दिखाएगा ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड। ठीक है, या तो उसको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, या फिर उसको ट्रॉमिक कोई इंजरी हो जाए फीटस को, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसके थ्रू कोई इंजरी हो जाए फीटस में, द ग्रोइंग चाइल्ड में, तब भी डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ सकता है चाइल्ड के। तो इस वजह से प्रीनेटल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से बच्चे का न्यूट्रिशनल, जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या वो प्रॉपर मिल रहा है, उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। अगर उसकी हेल्थ कंडीशंस बेटर नहीं होंगी, अगर वो ज़्यादा प्रोन होगा डिजीज़ के, तो वो चीज़ों को बेटर तरीके से नहीं देख पाएगा, ना ही वो परसीव कर पाएगा और ना चीज़ों को सीख पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसका न्यूट्रिशन, उसका हेल्थ अच्छा हो, तो उसकी वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से वो एजुकेशनल फील्ड में भी बेटर प्रोग्रेस कर पाएगा। और अगर वो बार बार किसी भी डिजीज़ के प्रोन होगा, तो उसको वो एनर्जी, वो स्टैमिना नहीं मिलेगा चीज़ों को उस तरह से करने के लिए जिस तरह से एक हेल्दी बच्चा करता है। या फिर अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है या फिर उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी, सीरियस इंजरी की वजह से भी उसका डेवलपमेंट लैक हो सकता है। वो उतनी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जो कि एक फिट और हेल्दी बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोशली हम किस कल्चर में हैं, हमें अपने कल्चर में कैसे नॉर्म्स, वैल्यूज़ या बिलीफ सिस्टम्स या फिर कोई भी चीज़ हमारे कल्चर की हमें किस तरह से सिखाई जा रही है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम जहाँ से भी होंगे या हम जिस भी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे होंगे, वहाँ के लोग हमें उसी तरह की चीज़ों को सिखाएंगे जो कि हमारे कल्चर में चलता है। तो डिफरेंट कल्चर्स में अपने ही बिलीव्स और सिस्टम्स होते हैं जो हम सीखते हैं, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है कि किस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं उस एनवायरनमेंट में जो हमें सोशली मिल रहा है बाहर से, हमारे पेरेंट्स से, या फिर हमें जो भी सिखा रहा है, हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से हमारे यहाँ मिलना जुलना होता है, किस तरह से कल्चरली या सोशली हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह के हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। या फिर जिस भी हम फैमिली में रह रहे हैं वो किस सोसाइटी से बिलोंग करती है और हमारा पालन पोषण उस सोसाइटी में कैसा हुआ, कैसा हमारा उठना बैठना है, कैसा हमारा बोलचाल है, या कैसे किसी से हमारा इंटरेक्शन लेवल है। तो वो भी एनवायरनमेंट है जो कि हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ द लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को सिखाया जा रहा है या छोटे से ही हमें किस तरह से गाइडलाइंस दी जा रही हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने की। तो उसी तरह से जो भी हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसके थ्रू ही हम अपने आप को कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। हम उसी तरह से अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर इंटेलेक्चुअली उसी तरह से हम डेवलप करते हैं। जिस तरह से हमें चीज़ें छोटे से ही सिखाई जाती हैं उसी तरह से हम उस चीज़ को सीखते हैं और उसी तरह से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो शेप होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट भी बेटर हो, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। अगर हमें छोटे में ही कुछ गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो उसी तरह से हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं और उनको सीख लेते हैं, जो कि जीवन पर्यंत तक अगर हम उन आदतों को नहीं छोड़ें तो वो चलती रहती हैं। इसलिए आपने बड़े लोगों से भी सुना होगा कि अगर हम छोटे में ही अच्छी मॉरल वैल्यूज़ पढ़ें या अच्छी मॉरल वैल्यूज़ की आदत डालें तो वो हमारे लाइफ टाइम हमारे काम आती हैं और हम वैसे ही चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट बेटर नहीं होगा, हमें
अगर हमें कोई गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ जाती हैं। इसलिए एट द स्टार्टिंग स्टेज पेरेंट्स प्रॉपर एंड बेस्ट एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। सो दिस इज़ हाउ लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट इज इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट इज़ कि हाउ चाइल्ड डेवलप्स हिज इमोशंस, कैसे वो अपने आप को देखता है, कैसे वो अपने आप को परसीव करता है, विच इज़ सेल्फ एस्टीम, अपने आप को कैसे वो आइडेंटिफाई करता है, या कैसे वो एक खुद की आइडेंटिटी बनाता है, चीज़ों को इमोशनली हैंडल करता है, उसके इमोशंस कितने स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को लेके, या फिर किसी सिचुएशन को लेके वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हों, या फिर हम चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर पाएँ। कोई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा हमारे डेवलपमेंट पर। लेकिन अगर हम चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इमोशनली हम बैलेंस्ड हैं, तो फिर वो इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे डेवलपमेंट पर। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं एंड बैलेंस कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं और उस तरह हम किस तरह एंड उस समय में हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट भी बेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द डिग्री ऑफ नर्चरेंस अवेलेबल टू द चाइल्ड, कि किस तरह से इमोशनली वो डेवलप हो रहा है, क्या उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, क्या उसे ऐसा कोई एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसके वो मेंटली उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा हो, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हो चीज़ों को लेकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आसपास का एनवायरनमेंट पीसफुल है या नहीं, तो ये भी बहुत इन्फ्लुएंस डालता है उसके डेवलपमेंट पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि हाउ एनवायरनमेंट कैन चेंज आवर लाइफ, कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है किसी के डेवलपमेंट के लिए, या किस हद तक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जिंग हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया या फिर स्टडी किया ऑन 30 सच पीपल्स हु हैव पास्ड, यहाँ पे क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ देयर अर्ली लाइफ विद एनिमल्स, तो और प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो कुछ 30 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना समय जानवरों के साथ बिताया था। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट बी ब्रॉड ह्यूमन एनवायरनमेंट टिल ही वॉज 8 ईयर्स ऑफ एज। तो स्टार्टिंग एजेस में जब भी वो बॉर्न हुए होंगे तब उनको एनिमल्स के बीच में छोड़ दिया, तो वो एनिमल्स की तरह ही हो गए, उनकी तरह चलना, उनकी तरह खाना। ठीक है, फिर जब उन पर स्टडी करी गई या फिर उनको ह्यूमन एनवायरनमेंट में वापस लाने की कोशिश करी तो उनको 8 साल लग गए, लेकिन वो उसी एनवायरनमेंट में बिहेव कर रहे थे जिस तरह कि वो एनिमल्स के साथ कर रहे थे, या फिर जब वो एनिमल्स हैं तो वो उन्हीं की तरह बिहेवियर शो कर रहे थे। बाय दिस टाइम देयर वाज परमानेंट इफेक्ट ऑफ द अर्लियर एनवायरनमेंट। तो जो उनको पहला एनवायरनमेंट मिला जो एनिमल्स के साथ मिला, उनका वैसे ही उन पर प्रभाव था। इस वजह से वो ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है, हम इंसानों की तरह उनको आने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैनी ऑफ देम हैड ईटिंग हैबिट्स अगेन टू एनिमल्स, जैसे जानवर खाते हैं वैसे ही उनकी आदत हो गई। तो आउट ऑफ 30 देयर वर सो मच पर्सन्स हु वेंट ऑन रिफ्यूजिंग वेयरिंग फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ लोग थे जो जो एनिमल्स हैं वो क्लोथ्स नहीं पहनते, हम ह्यूमन में वी यूज टू वेयर क्लोथ्स, तो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे टू वेयर क्लोथ्स बिकॉज उनकी जो हैबिट्स थी, जो भी बिहेवियर था उनका एनिमल्स की तरह था। इस वजह से वो रिफ्यूज़ कर रहे थे ऑन वेयरिंग क्लोथ्स। 6 ऑफ देम वर इम्यून टू हीट एंड कोल्ड। 6 लोगों 30 में से आउट ऑफ 6 दे वर इम्यून टू हीट एंड कोल्ड। इसका मतलब कि उनको ना ही सर्दी लग रही थी ना ही गर्मी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लिया था उस बिहेवियर में। इन एडजस्टिंग देमसेल्फ टू ह्यूमन सोसाइटीज डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट टाइम। तो इन 30 लोगों में से जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया या फिर इनके ऊपर जब स्टडी चल रही थी, तो जिंग ने देखा कि वो उनको एडजस्ट करने में इस ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनका बिहेवियर वैसा ही हो चुका था जैसे एनिमल्स का होता है। तो उनको डिफरेंट एडजस्टिंग टाइम लगा ह्यूमन एनवायरनमेंट में आने के लिए। कुछ हो पाए और कुछ नहीं हो पाए, कुछ वैसा ही बिहेवियर दिखाते रहे और कुछ मुश्किल से इस एनवायरनमेंट को धीमे धीमे अडेप्ट कर रहे थे। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ 32 गर्ल्स में भी स्पेशली मैंशन। इसमें 30 में से 2 लड़कियां थीं जिनको हम देखेंगे। दे वर लिफ्टेड बाय द वोल्स, भेड़ियों के द्वारा वो
उनको उठा लिया गया था एट क्वाइट एन अर्ली एज व्हेन दे वर 2 and 8 रेस्पेक्टिवली। एक की एज 2 थी और एक की 8 ईयर्स। दे वर सेव्ड फ्रॉम द डेंस ऑफ द वोल्स। उनको वोल्स के जो घर है वहाँ से उठा लिया गया था। देयर यंगर सिस्टर मेड एन अटेम्प्ट टू एडजस्ट हरसेल्फ टू द ह्यूमन सोसाइटी बट शी डाइड विद इन अ ईयर। तो जो यंगर सिस्टर थी उसने एक कोशिश करी कि वो एनिमल्स का बिहेवियर छोड़ के ह्यूमन एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो उसने कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाई और वो उसकी डेथ हो गई। द अदर चाइल्ड रिमेन्ड अलाइव टिल 17 ईयर ऑफ एज। तो जो अदर चाइल्ड है उसने जो 8 साल का था उसने अपने आप को जैसे तैसे इस ह्यूमन एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करी लेकिन वो सिर्फ 17 ईयर्स ऑफ एज तक ही जी पाया और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। शी कुड हार्डली लर्न द हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड एड्रेसिंग टिल द एज। मतलब एट द एज ऑफ 17 तक भी वो उसकी ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स की तरह ही थी और ड्रेसिंग सेंस भी उसका नहीं डेवलप हो पाया था अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस। तो एक तरह से ये आप एक्सपेरिमेंट कह लो या आप स्टोरी की तरह समझ लीजिए कि हाउ इन्वायरमेंट इज़ इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। कि ये जो भी 30 ग्रुप ऑफ पीपल थे या बच्चे कह लो तो इन पर इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि ये एनिमल्स की तरह ही हो गए जबकि इनका बर्थ एज ह्यूमन हुआ था। जो जीन्स इनको मिले थे वो ह्यूमंस के थे लेकिन जो उसके बाद आफ्टर बर्थ जो इनको एनवायरनमेंट मिला वो इनको एनिमल्स के साथ रख दिया या इनको एनिमल्स के साथ ही इनकी ग्रोथ हुई। तो इनको ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह से एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हेरिडिटी पर भी बात करते हैं और इन दोनों के बीच में एक डिबेट चलती है जिसको हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं। नेचर का मतलब हम हेरिडिटी को कहते हैं और नर्चर जो हमारे सराउंडिंग से हमको मिला है उसको हम कहते हैं नर्चर। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एनवायरनमेंट के फेवर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स करे गए हैं। फ्रीमैन has proved that 71 children who were removed from a poor environment and placed in a good environment showed an increase in Bennett mental rating up to 10 points। तो इन्होंने ये बोला कि इन्होंने 71 चिल्ड्रन थे जिनको एक पुअर फैमिली से उठा के गुड एनवायरनमेंट में लाया गया तो उनका जो डेवलपमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर हम इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट। तो 71 चिल्ड्रन जो कि पुअर एनवायरनमेंट से थे जहाँ पर उनको हेल्थ कंडीशंस बेटर नहीं मिल रही होंगी, उनको एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ नहीं मिल रही होंगी, तो उनको वहाँ से उठाकर एक अच्छे एनवायरनमेंट में लाया गया जहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन और उनको हेल्थ कंडीशंस को देखा गया और उनको प्रॉपर दी गई न्यूट्रिशनल जो भी हेल्थ कंडीशंस हैं वो और एजुकेशनल भी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देखी गई। तो उनमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया जहाँ पर जब उनको बेटर एनवायरनमेंट मिला तो वो बेटर कोप अप कर पाए और जल्दी डेवलप कर पाए। तो दिस शोज़ कि हाउ एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जेम्स रीस की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने 2 ट्विंस reared in a hill and a village respectively with their intelligence was marked the difference is 19 points। तो यहाँ पर एक उन्होंने टेस्ट किया बेनेट मेंटल रेटिंग। तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 ट्विंस थी तो उनको अलग अलग जगह रखा गया, ठीक है, एक को हिल पर या फिर दूसरी को विलेज पर, या एक तरह से आप ये कह लो एक को अच्छे एनवायरनमेंट में एक को पुअर एनवायरनमेंट में। तो उन दोनों में भी डिफरेंस देखने को मिला जबकि वो 2 ट्विंस थी या थे। तो देखा गया कि आफ्टर बर्थ जब दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया तो उनमें एक डिफरेंस पाया गया, उनके इंटेलिजेंस में डिफरेंस पाया गया क्योंकि एक को हेल्थ कंडीशन एजुकेशनल एनवायरनमेंट अच्छा मिला और एक को नहीं मिला। तो उसको जैसा एनवायरनमेंट मिला तो वो उस हिसाब से नहीं डेवलप कर पाया, लेकिन दूसरे को जो मिला अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो उस तरह से वो डेवलप कर गया, उसको सही चीज़ें सिखाई गई, उसको एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा दिया गया तो उनके इंटेलिजेंस में फ़र्क आया। तो इस तरह से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो
तो नेक्स्ट इस कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से हैं, हेरिडिटी की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से, या दोनों ही इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो ये एक तरह की डिबेट है जो बहुत समय से चली आ रही है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की डेवलपमेंट या ग्रोथ में, या एनवायरनमेंट, या दोनों ही, या कितना परसेंटेज या टू व्हाट एक्सटेंट हेरिडिटी प्ले करती है रोल या फिर एनवायरनमेंट करता है किसी के भी डेवलपमेंट में, और हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कॉज करने में किसका ज़्यादा रोल है। तो दैट इज़ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड इन कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन एक निकल कर आया, तो उन्होंने ये कहा कि बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम देखते हैं एक और केस स्टडी ऑन एनवायरनमेंट। तो अनिल एंड सुनील, these are the students of 10th standard. They are studying in King George School of New Delhi, one of the best schools. Both the students are from a leading business family. They have the ambition to do MBA from Harvard University, USA, you know. Their parents have advised them to study commerce and accountancy, establish their own business. They also have keen interest in business studies. Both have written some articles and magazines on इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड ऑल्सो मेड प्रेजेंटेशंस इन द स्कूल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि अनिल एंड सुनील दो स्टूडेंट्स हैं या फिर दो इंडिविजुअल्स हैं, ये अच्छी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, और इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। तो दोनों का ही जो एनवायरनमेंट इनको मिला उसका इन्फ्लुएंस इन दोनों पर पड़ा, और ये बेटर कर पाए अपनी फील्ड में, और ये बेटर इंटरेस्ट दिखा पाए अपने बिजनेस में या स्टडिंग स्किल्स में। तो डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। अगर इनको पुअर एनवायरनमेंट मिला होता तो शायद ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते अपने एकेडमिक्स या अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ में। तो एनवायरनमेंट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीबडीज़ लाइफ, जिससे कि हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होता है अगर हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। तो ये केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज एग्जाम्पल्स अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। प्लीज़ इनको लिखें, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ आर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर हमने आपको बताया जो कि हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, वर्सेस नर्चर विच इज़ एनवायरनमेंट जो हमको बाहरी सराउंडिंग से मिलता है। तो इस पर डिबेट चलती है कि डिबेट ऐसी कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट, या दोनों ही हेरिडिटी एनवायरनमेंट एक बेहतर रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, कि इन दोनों में से किसी एक का परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये थ्योरी बेसिकली कहते हैं कि फ्रांसिस गैल्टन के थ्रू करी गई है। देखते हैं क्या है। द टॉपिक ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट टॉपिक ऑफ डिबेट। तो ये हमेशा डिबेट का ही टॉपिक रहा है कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है, नेचर या नर्चर। देयर आर ग्रेट मैन हु डिड। तो डिबेट ऐसी कि अपन ने देखा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ऐसे भी देखे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये इसी तरह का डिबेट है कि कुछ लोग एनवायरनमेंट में अपने आप को हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता है। तो क्या ये क्वालिटीज़ हैं जो उनको हेरिडिटी से मिली है, इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई, या फिर ऐसे लोग जिन्हें हेरिडिटी से ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने जो उनका एनवायरनमेंट मिला उसमें उन्होंने हार्ड वर्क करके अपने आप को आगे बढ़ाया। तो इसी पर डिबेट होती है कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, या फिर दोनों ही, या फिर कह लो इट इज़ अ डिबेट बिटवीन हार्ड वर्क एंड टैलेंट। हार्ड वर्क जो हम करते हैं इन आवर एनवायरनमेंट, एंड टैलेंट्स जो हमें इनबॉर्न हमारे पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं इन द ग्रूमिंग ऑफ अ पर्सन। तो नर्चरिंग बहुत ज़रूरी है किसी की भी, उसका एनवायरनमेंट ज़रूरी है। स्टिल देयर आर सम पीपल हु आर नेवर बोर्न विद अ ग्रेट एनवायरनमेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने देखा है बहुत लोग हैं जो कि जिनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, जो कि पुअर फैमिलीज से हैं, या फिर उनको बेटर चीज़ें नहीं मिली, बेटर हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ अपने नॉलेज को लेकर, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को लेकर, जहाँ पर उन्होंने स्पेशल प्लेस बनाया द हार्ट्स ऑफ द पीपल। अभी हम आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे, ठीक है। तो जिन्होंने हार्ड वर्क करके अपने आप को
बहुत आगे बढ़ाए और सक्सेस की तरफ ले गए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेचर की जो है हेरिडिटी, जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स या टैलेंट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं और हम भी आगे इसको ट्रांसफ़र करेंगे और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। नर्चर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एज एग्जाम्पल्स देखें तो उन्होंने सिंगर्स का एग्जाम्पल दिया जो कि कुछ ब्यूटीफुल वॉइसेस को लेकर पैदा होते हैं। उनको कोई ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती जहाँ पर उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़े या फिर उनको खुद को उस लेवल पर ले जाना पड़े जहाँ पर उन्हें बहुत हार्ड वर्क करनी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग काफ़ी ब्यूटीफुल वॉइसेस के साथ भी पैदा हुए और उन्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन उनके टैलेंट के थ्रू बहुत ग्रेट हाइट्स तक पहुँचे और उन्हें बहुत बड़ी सक्सेसेस अपनी लाइफ में देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो उन्होंने बोला लता मंगेशकर था, आशा भोसले, किशोर कुमार हैज़ सोलफुल वॉइसेस। एक्चुअली ये अपने चाइल्डहुड डेज से ही सिंगिंग करते थे। ऐसा नहीं है कि ये छोटे से ही सीखते आए हों या फिर एट द टाइम बड़े होकर जब उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इनकी वॉइस बहुत अच्छी हो गई या फिर सिंगिंग में ये बहुत टैलेंटेड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छोटे से ही दे वर सिंगिंग सो वेल। इसका मतलब ये है कि इनको ये टैलेंट्स अपने पेरेंट्स से भी मिले हैं, क्योंकि इनकी वॉइस बहुत अच्छी है और इन्होंने अपना जो भी करियर है सिंगिंग में बनाया। और सबसे बड़ी बात कि चाइल्डहुड से ही अपने इस टैलेंट को दिखाते आ रहे हैं। They started their career and became successful at a very early age. Moreover, they did not get much teaching, but still they are legends of all time. तो यहाँ पर इन्हें बहुत टीचिंग्स मतलब नहीं ली या इनको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, फिर भी आज आप जानते हैं कि ये कितने बड़े सिंगर्स हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हेरिडिटी का भी रोल प्ले करती है हमारे टैलेंट्स को दर्शाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट ही ज़रूरी है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे और लोगों अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग वेरियस साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो स्टार्टेड देयर वर्क इन टीनेज ईयर्स। बहुत छोटे से ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दे हैड अमेजिंग इंटेलेक्चुअलिज्म बिकॉज ऑफ विच दे गॉट रिकॉग्निशन इन द एंटायर वर्ल्ड। हम इन सबको जानते हैं, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो चाहे वो न्यूटन हो। ठीक है। फर्दर मोर दी साइंटिस्ट डिड नॉट गेट एनी मेंटरिंग, दे डिड एवरीथिंग ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन इन लाइफ। तो इनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट बचपन से ही थे, छोटे से ही थे। उनको इतनी ज़्यादा ट्यूटरिंग नहीं लेनी पड़ी या किसी मेंटर की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी पड़ी जिसकी वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने हैं। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर हेरिडिटी का उनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है कि वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल बने हैं और इतना इन्वायरमेंट का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहा उनके टैलेंट्स पर। तो दिस इज़ हाउ नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर का हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि किस तरह से हेरिडिटी कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी के सक्सेसफुल होने के पीछे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्चर, जो हम एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं पैदा हुए या फिर उन्होंने बर्थ लिया, लेकिन अगर उनको प्रॉपर मेंटरिंग मिले या फिर अच्छी प्रैक्टिस मिले तो वो पर्सन बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है, अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसा आप और हमारे साथ भी होता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो एट द टाइम जब हम बहुत छोटे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा पढ़ाई में अच्छे हों या फिर हम ज़रूरी नहीं है कि किसी ना किसी फील्ड में टैलेंट दिखाएं, बट अगर हमारे पेरेंट्स किसी भी हमें क्लासेस में डालते हैं या फिर ट्यूशन्स लगाते हैं तो हो सकता है कि हम उस चीज़ को सीख जाएं और आगे जाके सक्सेसफुल बन जाएं और बहुत ज़्यादा उसी फील्ड में हम आगे चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी ही अच्छी पर्सनालिटीज़ या फिर अच्छे लोगों को अच्छी सक्सेस डेवलप कर सकती है, बल्कि एनवायरनमेंट भी कर सकता है। अगर हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया बाद में तो भी हम अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। फर्दरमोर he will also be able to perform better over the years. Hard work always
pays off। तो ये जो इडियम है दिस इज़ वेरी ट्रू, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक जो पर्सन है अगर उसका ट्रू डेडिकेशन से अगर वो काम कर रहा है तो वो कोई भी टैलेंट को बीट कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सिंगर्स हो, डांसर्स, म्यूजिशियन या फिर किसी भी चीज़ में हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेस पाने में, लेकिन आपकी हार्ड वर्क कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। अगर आप में ट्रू डेडिकेशन है अपने काम को लेकर, अगर आप सच्चे दिल से अपना काम कर रहे हैं तो उस हार्ड वर्क का आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाइस, डू हार्ड वर्क एंड देन एन्जॉय द सक्सेस। और आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे गेट ग्रेट रिकॉग्निशन इन द एंटायर वर्ल्ड। In these categories, musicians are who achieved heights only with their hard works and constant practice. There are indeed no shortcuts to success. आपको पता है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स मेथड नहीं होते हैं, आपको ट्रू हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। वेरियस नोन लेजेंड्स लाइक बॉब, लो, एल्विस, और अगर आप इनको नहीं जानते तो माइकल जैक्सन को तो सब कोई जानता होगा। तो इन्होंने क्या किया, हार्डवर्क किया। इनका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था जहाँ पर ये इन्होंने बर्थ लिया था, लेकिन विद एनवायरनमेंट आगे जाकर इन्होंने हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस करी। एंड यू नो, माइकल जैक्सन ऐसी पर्सनैलिटी है कि ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता। तो एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस रेट में। तो डू हार्ड वर्क। सिर्फ आप अपने इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स या जो आपको टैलेंट्स अपने पेरेंट्स से मिले हैं सिर्फ उन पर ही डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि हार्ड वर्क करें और ग्रेट सक्सेस को अचीव करें। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ नेचर एंड नर्चर में, कि नेचर वो टैलेंट है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमें इनहेरिट हमने उनसे किया है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, या जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड वो लोग होते हैं जो छोटे से ही अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें टैलेंट्स देखने को मिलते हैं और वो बहुत छोटे से ही दिख जाते हैं। जबकि नर्चरिंग इज़ जब हम किसी भी चीज़ को लेके हार्ड वर्क करते हैं या उस पर बहुत काम करते हैं, तब हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है उस फील्ड में जिस फील्ड में हम अपने काम कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी ही या फिर आप अपने आप को लो फील करें किसी और से कंपेयर करके कि वो गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट के थ्रू भी इतने बड़े बड़े जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उन्होंने भी अपने आप को एनवायरनमेंट के थ्रू, जो उनको एनवायरनमेंट बाद में मिला उसमें उन्होंने हार्ड वर्क करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। एट द एंड, चाहे हम अपने पेरेंट्स से टैलेंट्स मिले हों या नहीं, अगर मिले हैं तो उनको आप बाहर के एनवायरनमेंट से एनहांस करके और आगे ले जाएं, और अगर नहीं तो भी आप इतने बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनकी तरह मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की, और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को ख़त्म करें और हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करें। हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। एंड दीज आर बुक्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ई बुक है यहाँ पर, एंड यहाँ पर टेक्स्ट बुक है। इफ़ यू वांट एट दिस टाइम अभी आप ई बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ टेक्स्ट बुक्स विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। तो आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट देन आप नीचे मैसेंजर की लिंक है, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे चैट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर हमें पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर्स हों तो प्लीज़ आप हमें blednotes@gmail.com पर सेंड करिए। नीचे हमने आपको ईमेल दे दिया है। तो इफ़ यू डिड लाइक द सेशन देन डू शेयर। 250 सब्सक्राइबर्स पे कुछ आपके लिए गिफ्ट्स हैं, तो प्लीज़ जल्दी इसको शेयर करें एंड लाइक भी करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so bye bye, take care, all the best.